हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यार स्टडी अड्डा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप घर पर होंगे और बहुत ही सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वह है NCAA। हालांकि आपको थंबनेल देखकर टॉपिक के बारे में पता चल ही गया होगा। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि आखिर NCAA होता क्या है, 10th NCAA क्या है, 11th क्या बनेगा, उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, ये किस पर लागू होता है, इसका प्रॉफिट किसे मिलता है, क्या ये नए रिक्रूटर्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा, जिन लोगों का सिलेक्शन अभी हुआ है क्या ये इनके लिए भी अच्छा होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो अगर वीडियो लंबा हो जाए, हालांकि मैं कोशिश करूँगी बहुत कम टाइम में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की, बट अगर वीडियो लंबा हो जाए तो पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। NCAA क्या होता है, कई लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं ज़रा सी इसको शॉर्ट में बता देती हूँ कि NCAA का फुल फॉर्म होता है नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट। यह एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो रिलेटेड होता है आपके वेजेस से, जो एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। ये कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे कि अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ तो ये स्टार्टिंग में आई, अगर मैं सही हूँ तो मे बी 4 साल के लिए ये स्टार्टिंग में लागू हुआ था। फिर एक से या 2 ड्यूरेशन के बाद से ये 5 साल के लिए लागू होने लग गया है। तो ये एक बेसिक एग्रीमेंट होता है जो कोल इंडिया प्लस उसकी सारी सब्सिडरी पर लागू होता है। ऐसे एग्रीमेंट के लिए एक कमेटी का भी गठन किया जाता है जिसे हम JBCCI कहते हैं। JBCCI का फुल फॉर्म क्या होता है? जॉइंट बाय पार्टी कमेटी फॉर कोल इंडस्ट्री। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि JBCCI का गठन क्यों किया जाता है। तो JBCCI का गठन किया जाता है ताकि वे NCAA में जो भी जिस भी टॉपिक पर बात करनी है तो यहाँ से कुछ एम्प्लॉयज़ जाते हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ तो मैनेजमेंट के लगभग कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और कुछ ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिन्हें जो मिल करके JBCCI का गठन करते हैं और NCAA के जो टॉपिक्स होते हैं उन पर विचार विमर्श करते हैं। तो दोस्तों, ये होगा एक बेसिक आइडिया। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि NCAA क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, किस पर वर्क करता है और JBCCI क्यों गठन की जाती है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ NCAA 10th के बारे में। अब आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं अब बताऊंगी आपको NCAA 10th के बारे में। अगर मैं इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ तो ये 1 जुलाई 2016 पे लागू हुआ था और अब ख़त्म होने वाला ये 30 जून 2021 को, जिसका रिगार्डिंग लेटर भी अभी जारी किया गया था, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। 10th एग्रीमेंट हुआ था, इसका अप्रूवल दिया गया था JBCCI के द्वारा। उस टाइम की अगर मैं बात करूँ, जो 10th वाला एग्रीमेंट हुआ था, तो उसमें JBCCI में मैनेजमेंट के 14 रिप्रेजेंटेटिव थे और ट्रेड यूनियन की बात करूँ तो ट्रेड यूनियन की तरफ से भी 14 रिप्रेजेंटेटिव थे। हालांकि उसमें जो है तो इंटक को शामिल नहीं किया गया था। जो ट्रेड यूनियन जो इंटक है उसको शामिल नहीं किया गया था क्योंकि उसके कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, जिसका रिगार्डिंग भी अभी लेटर जारी किया गया है कि कोल इंडिया को बोला गया उसके रिगार्डिंग जो भी उसके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसे ख़त्म किया जाए। शायद इस बार NCAA 11th में उसे शामिल किए जाने की संभावना दिखाई दे रही है। स्पेशल अलाउंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि जो 10th वाला जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें मिनिमम वेज कितना रखा गया था। तो उसमें रखा गया था 1130 या 1130 रुपये 54 पैसे का पर डे का रखा गया था। मतलब वहाँ के एम्प्लॉयज़ को 1130 रुपये और 54 पैसे पर डे मिलने चाहिए। जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट था वो रखा गया था कि बेसिक वेज का 3% होगा पर ईयर। देन हम देखते हैं तो यहाँ पर स्पेशल अलाउंसेस की अगर मैं बात करूँ तो स्पेशल अलाउंसेस 4% रखे गए हैं बेसिक का, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं तो वॉशिंग अलाउंसेस की अगर मैं बात करूँ तो वॉशिंग अलाउंसेस में यहाँ पर देखिए 150 रुपीज़ पर मंथ रखा गया है, ठीक है। जो ये उन लोगों के लिए होता है जो यूनिफॉर्म दी जाती है कोल इंडिया की तरफ से, जो वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, जिन लोगों को यूनिफॉर्म्स की ज़रूरत होती है, तो उसको वॉश करने के लिए 150 रुपीज़ पर मंथ रखा गया। हालांकि ये नर्सिंग स्टाफ के लिए 175 रुपीज़ पर मंथ होता है। जैसे ही अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी दी गई है। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी आपकी दी गई है 23 रुपीज़ पर डे। इसी के साथ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जो व्हीकल मिलता है, जो कन्वेंसेस रीइंबर्समेंट मिलता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपकी खुद की गाड़ी है और आप उसके खुद के ओनर है, मतलब गाड़ी आपके नाम पर है और उसका लाइसेंस वगैरह सब कुछ है, तो आपको वहाँ पर दिया जाता है 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पे किया जाता है। फिर आपको ये जो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है ना, ये आपको नहीं मिलती। जो 23 रुपीज़ पर डे मिल रही है उन लोगों के लिए मिलती है जो लोग को खुद का व्हीकल नहीं होता है। उन लोगों को ये 23 रुपीज़ पर डे दिया जाता है। जिनका खुद का होता है उसको 50 रुपीज़ पर डे दिया जाता है।
आगे मैं बात करती हूँ, तो जो एडिशनल ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी गई है, इसे नाइट शिफ्ट अलाउंसेस भी बोला जाता है। नाइट शिफ्ट अलाउंसेस का मतलब होता है जो सी शिफ्ट बोला जाता है वहाँ पर, और जो मतलब कि रात को 10 बजे के बाद स्टार्ट होती है, तो जो वर्कर्स उस वाली शिफ्ट में वर्क करते हैं उनको 35 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पे किया जाता है एज अलाउंसेस। इसकी बात हम ऊपर कर चुके हैं ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के साथ में। इसी के लिए मैं बोली थी, अगर आपको खुद का व्हीकल होता है तो आपको 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको दिया जाता है। इसके बाद नर्सिंग अलाउंसेस दिए जाते हैं। नर्सिंग स्टाफ को दिया जाता है 400 पर मंथ नर्सिंग अलाउंसेस ऐसा दिए जाते हैं। लीव्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जितनी भी लीव्स के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, कितनी लीव्स आपको मिलती हैं, कैजुअल लीव कितनी मिलेगी, सिक लीव कितनी मिलेगी, अर्न लीव कितनी मिलेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बार पहले भी बता चुकी हूँ। ये थे कुछ अलाउंसेस। अगर मैं इसके बाद ही बात करूँ तो एचआरए वगैरह जो मिलता है, डीए वगैरह जो मिलता है, काफ़ी चीज़ें इसी में इंक्लूड होती हैं। कितना एचआरए, कितने परसेंटेज दिया जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर चर्चा में आई जाती हैं, चर्चा में होती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ मिलती है जो होती है, अगर आप 4 साल में मिलती है ये चीज़। अगर आप होम विजिट करते हैं तो उसका 8000 रुपीज़ मिलता है, और अगर भारत भ्रमण में जाते हैं तो उसके लिए आपको 12,000 रुपीज़ मिलता है। ये बेस्ड ऑन आपके अटेंडेंस से बेस्ड होता है। टोटली अगर मैं बोलूँ तो उसमें कुछ उनके क्राइटेरिया होते हैं कि अगर आप इतने दिन की अटेंडेंस आपकी होती है तभी ये जो आपको अलाउंसेस होते हैं वो मिलते हैं। तो ऐसे करके जितने भी, अगर मैं एक बार बोलूँ सीधे सीधे, तो आपके सैलरी जो पे स्लिप आती है ना, उसमें जो भी अलाउंसेस जो भी ऐड होते हैं ना, उन सारी चीज़ों पे चर्चा की जाती है एनसीडब्ल्यू के एग्रीमेंट में जेबीसीसीआई के द्वारा। और ये तो था आपका 10th वाला, जो जिसमें कि ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई थी और इतने इतने चेंजेस आए थे। 11th में क्या होता है इसके बारे में बहुत जल्द आपको जानकारी मिल जाएगी, और काफ़ी चेंजेस उसमें भी करने के चांसेस हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ तो सीधे सीधे ट्रांसपोर्ट सब्सिडी में काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे 4 to 5 ईयर के पहले की बात करूं तब की ट्रांसपोर्ट की जो थी तो वो वैल्यू काफ़ी कम थी, और अब की अगर मैं बात करूं तो जो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें चेंजेस होने के काफ़ी चांसेस हो सकते हैं। और इन सारी चीज़ों का इफेक्ट आपके न्यू रिक्रूटर्स को भी पड़ता है, जो अभी सिलेक्शन जिनका हुआ है लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, उन पर भी ये इन सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं 30 जून की लास्ट डेट है, कब मीटिंग रखी जाती है, उसके बाद कौन कौन से चेंजेस होते हैं। जो भी चेंजेस होंगे उसके बारे में आपसे डिटेल में ज़रूर बात की जाएगी। तो ये था 10th एग्रीमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी लोकल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है, कोई भी टेक्निकल वर्ड्स यूज़ नहीं किए हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरी अगर वैलिड होगी तो उसका रिप्लाई भी आपको ज़रूर किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।